आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत पर जो इतिहास और मिथक के बीच एक सटीक सीमा रेखा पर खड़ी है। रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती। क्या रानी पद्मावती सच में थी या सिर्फ एक दास्तान बन चुकी हैं जिसे बार बार दोहराया जाता है? आइए इस सवाल की तह में उतरते हैं। हमने अक्सर इतिहासकारों को ये कहते सुना है कि इतिहास आज गैर इतिहासकार लिख रहे हैं, पर असली सवाल ये है कि क्या खुद इतिहासकार हमेशा निष्पक्ष रहे हैं या कई बार उन्होंने भी अपनी धारणाओं के हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। हाल ही में रस कपूर नाम का एक ऐतिहासिक उपन्यास आया। इसमें एक तवायफ की कहानी है जो शाही व्यवस्था के अन्याय की शिकार होती है। पाठकों और आलोचकों दोनों ने इसे खूब सराहा, लेकिन यही आलोचक जब रानी पद्मावती की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि पद्मावती तो काल्पनिक है। तो सवाल उठता है कि क्या हम इतिहास को सिर्फ उन्हीं कथाओं के आधार पर मानते हैं जो सत्ता या समाज के किसी स्टीरियोटाइप को मजबूत करें, और क्या वे हमेशा उन पात्रों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनकी शौर्य गाथा या स्वाभिमानी व्यक्तित्व सत्ता या मान्यताओं से टकराता हो। हम अक्सर इतिहास और मिथक को बिल्कुल अलग मान लेते हैं। 18वीं सदी के बाद जब इतिहास केवल गवाहों, दस्तावेजों और लिखित प्रमाणों के पर आधारित माना जाने लगा तो मिथक को झूठ या कल्पना कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन क्या ये सही है? दुनिया की लगभग हर सभ्यता में मिथक का एक खास महत्व रहा है। ये पूरी तरह अर्थहीन या झूठे नहीं होते। हमारे रीतिकालीन साहित्य को ही देखिए। भाट और चारण पीढ़ियों तक मौखिक रूप में राजपूत शासकों की कथाएं गाते रहे। आज उन्हें अक्सर शाही आत्मप्रशंसा या अतिशयोक्ति कहकर मिथक ठहरा दिया जाता है। इतिहास के स्रोत केवल लिखित अभिलेख ही नहीं होते। लोक स्मृति, लोकगीत और लोक कथाएं भी उतनी ही ज़रूरी होती हैं। राजस्थान, मालवा और बुंदेलखंड में तो आज भी जौहर की गाथाएं गाई जाती हैं। इतनी लंबी और जीवंत सामाजिक स्मृति किसी काल्पनिक पात्र के लिए तो संभव नहीं। विद्वान दलपत सिंह राजपुरोहित कहते हैं कि लोक परंपराओं जैसे गीत, कवित्त और मौखिक गाथाओं को हमेशा निम्न समझकर दरकिनार किया गया। नतीजा ये हुआ कि वे परंपराएं जिन्हें समाज ने सच माना, उन्हें अतिशयोक्ति या कहानी कहकर खारिज कर दिया गया। तो क्या सिर्फ इसीलिए कि कोई बात दरबारी किताबों में नहीं लिखी गई तो उसे झूठ मान लेना सही है? और हाल ही में इतिहासकार हरबंस मुखिया ने भी कहा कि आज के इतिहासकारों को केवल तथ्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें उन बातों पर भी गौर करना चाहिए जिन्हें अक्सर कथा या कल्पना कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अतीत की जानकारी जो हमें अभिलेख, किताबों और पुरातात्विक डेटा से मिलती है, उसे अक्सर लोकप्रिय स्मृति से अलग रखा जाता है, लेकिन असल में ये यादें समय और लोगों की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली होती हैं। तो सवाल यही है कि इतिहास केवल वही है जो किताबों में लिखा है या वह भी है जो लोगों ने पीढ़ियों तक जीकर याद रखा। हम अब आते हैं रानी पद्मावती पर। एक रानी जो निश्चित रूप से अस्तित्व में थी। चित्तौड़ में उनके निशान आज तक मौजूद हैं, उनके वंशज आज भी हैं। फिर भी उन्हें मिथक क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो ने अपनी किताबों में उनका सीधा जिक्र नहीं किया। लेकिन क्या जिक्र की गैर मौजूदगी ही अस्तित्व की गैर मौजूदगी का सबूत है? इतिहासकार राजेश कोचर कहते हैं कि अमीर खुसरो ने 1301 में रणथंभौर के जौहर का जिक्र तो किया था, तो हो सकता है कि 2 साल बाद चित्तौड़ में हुए जौहर को दोबारा लिखने में उनकी कोई खास दिलचस्पी ना रही हो। और सुनिए, विद्वानों का मानना है कि खुसरो की एक रचना में पद्मिनी का अप्रत्यक्ष संदर्भ भी आता है। इसके अलावा अबुल फजल, मोहनता नैन्सी और कई ऐतिहासिक रचनाओं में रानी पद्मिनी का जिक्र मिलता है। मेरे से पूछा जाए तो मेरा को सौभाग्य है कि मैं राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती की 37वीं पीढ़ी का सदस्य हूं। ये सवाल भी बहुत जगह उठा, पद्मावती थी या नहीं? तो मैं कोई भूत प्रेत तो हूं नहीं, 6 फुट 4 इंच का हूं, 120 किलो का हूं, मैं क्या हूं तो फिर? और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, इसमें जगह, पात्र और घटनाएं इतनी सटीक हैं कि ये मानना मुश्किल है कि उन्होंने सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र को इसमें शामिल किया होगा। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत एक काव्य रूपक ही नहीं बल्कि एक समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिपक्ष से जुड़ा हुआ आख्यान है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत न सिर्फ पद्मावती का जिक्र करती है बल्कि उसमें चित्तौड़, राजा रतन सेन और गजपति वंश के ऐतिहासिक विवरण भी मौजूद हैं। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर तो जौहर कुंड आज भी विद्यमान है। ये स्थल केवल पुरातात्विक नहीं बल्कि एक स्मृति स्थल है।
क्या कोई काल्पनिक पात्र लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी इतना प्रभावित कर सकता है कि पूरा किला ही उनकी स्मृति में पवित्र स्थल बन जाए? ये सब सबूत पद्मावती जैसे किसी किरदार की मौजूदगी की तस्दीक करते हैं। इतिहास की संवेदनशीलता में हमें ऐसे स्मृति स्थलों को नकारना नहीं चाहिए। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल कहते हैं कि मुगलों के किसी भी विवरण में कोहिनूर हीरे का जिक्र नहीं है, क्योंकि उन्हें मानिक जैसे लाल पत्थर पसंद थे। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि कोहिनूर कभी मुगल कब्जे में था ही नहीं? मुगल बादशाह अकबर के दीन-ए इलाही को ही लीजिए। इतिहासकार मुबारक अली कहते हैं कि अकबर के समय में इस शब्द का इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं था। बाद के ब्रिटिश इतिहासकारों ने अबू फजल के काम का गलत अनुवाद किया और इसे एक नए धर्म के रूप में पेश किया। और सबसे हास्यास्पद बात, जोधाबाई। अकबर की पत्नी का ये नाम मुगल इतिहास की किसी भी किताब जैसे अकबरनामा या तुज़्क-ए जहांगीरी में नहीं मिलता। मुगल इतिहासकार शाही मुगल औरतों के सही नाम दर्ज करते ही नहीं थे, सिर्फ उनको दिए गए टाइटल लिखा करते थे। तो फिर जोधाबाई नाम कहाँ से आया? सच तो ये है कि जोधाबाई एक काल्पनिक किरदार है जिसे इतिहास बनाकर फिल्मों और पॉपुलर मीडिया में प्रचारित किया गया। क्या कोई इतिहासकार इस लोकप्रिय जोधाबाई की अवधारणा को बदलने की कोशिश करेगा? नहीं, क्योंकि ऐसा करने से मुगल दरबार के उदारवादी होने की छवि को धक्का लगेगा। दोस्तों, इतिहासकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं के तो अपने एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन ये हैरान करने वाला है कि कैसे इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार चुना और नकारा जाता है। कुछ ऐतिहासिक पात्रों को एक विशेष कहानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रामाणिक कहा जाता है, जबकि दूसरों को खारिज कर दिया जाता है ये बतलाकर कि वो फिक्शनल थे। रानी पद्मावती का मामला भी कुछ ऐसा ही है। ये एक परियोजना है जिससे राजपूत इतिहास के प्रति संदेह पैदा किया जा सके, पर मुझे लगता है कि अब इस अकादमिक अनैतिकता पर सवाल उठाने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, इतिहास को सिर्फ तथ्य और मिथक के खानों में बांटने से पहले उसकी बारीकियों को समझना ज़रूरी है। अपनी राय बनाइए, सवाल पूछिए और सच को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।